हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने चार्ज की बात की थी कि जो प्लस वन प्लस माइनस जो हम एटम पे दिखाते हैं वो क्या होता है, हमारा रिलेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर अब हमें एक्चुअल चार्ज निकालना हो, समझ रहे हो, एक्चुअल चार्ज मतलब अगर मैं बोलूं Na प्लस पर एक्चुअल चार्ज कितना है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Na प्लस पर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं यही बोलूं कि एल्यूमिनियम 3 प्लस पे चार्ज कितना होगा, देखो बात समझो, हो क्या रहा है। न्यूट्रल जो हमारा एल्यूमिनियम था उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, इक्वल। अब क्या हुआ, एल्यूमिनियम +3 मतलब क्या हो गया, उसमें न्यूट्रल था, उसमें +3 चार्ज कैसे आएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे तो उस पे जो एटम पे चार्ज कितना हो जाएगा, जितना चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन्स पर होता है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो ये अब अगर हमें एक एटम पर या एक मॉलिक्यूल पर निकालना हो तो वो तो हम नंबर से निकाल लेंगे, लेकिन हम अगर एक मोल पे निकालना हो तो देखो कैसे होगा। पहले ये समझो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अगर मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज निकालूं तो वो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, देखो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये मेरे अराउंड आ जाता है 96500 कूलम। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज कितना होगा, 96500। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। तो कुछ भी नहीं है, ये एक बड़ा यूनिट था, उसको फैराडे ने, हमने बस उसको क्या बोल दिया कि वो इक्वल होगा 1 फैराडे के। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे से एग्जाम में पूछ रखो फैराडे में तो कुछ भी नहीं करना, बस ये रिलेशन यूज करके 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे यूज करके हमें इंटर कन्वर्ट कर देना है एक दूसरे में। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं एक, अगर मैं तुम्हें अभी एक क्वेश्चन देता हूं कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, PO4 3 नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। ऐसा नहीं है, याद करना है, जैसे जैसे तुम पढ़ोगे लिखते जाओ, बस तुम्हें अपने आप ही जैसे जैसे यूज होता जाएगा याद होता रहेगा। इनको ऐसी चीजों को मार्जिन के ऊपर लिख लिया करो जब नोट्स बना रहे होते हो। तो इसमें देखो फॉस्फेट हमारे ये आ गया, ऐसा नहीं है कि फॉस्फेट हो गया सल्फेट सल्फाइड, उनका एक प्रॉपर वे होता है, उनका नोमेनक्लेचर मतलब उनका नेमिंग करने का। तो इस वजह से तो अब हम वो आगे अगले चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे कैसे इनकी नेमिंग की जाती है। अभी बस ये याद रख लो ये फॉस्फेट है। अब देखो, अगर हमें चार्ज निकालना है 9.5 ग्राम PO4 3 नेगेटिव पे, देखो इनडायरेक्टली मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ PO4 3 नेगेटिव मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि N क्या हो गया मेरे 9.5, फॉस्फेट का अगर हम मैं मोलर मास निकालूंगा तो कितना आएगा, फॉस्फोरस का 31 प्लस 16 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 31 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 95 ग्राम। तो मेरा क्या आ गया, 0.1 मोल। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास फॉस्फेट 0.1 मोल है। अब अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस आ जाएंगे, फॉस्फेट आयंस। अब मुझे चार्ज निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक जो हमारा आयन है उस पर चार्ज कितना है, 3। तो इतने पार्टिकल्स पे कितना होगा, बस कुछ भी नहीं, 3 इंटू 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई बाय किससे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये मेरा क्या आ जाएगा, कूलम। तो कुछ भी नहीं है, हमने क्या कर दिया, इतने आयंस का नंबर निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, एक पर अगर 3 नेगेटिव है तो हमारे पास
3 कितना हो गया, 3 इंटू 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू दिस। देखो अगर मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है फैराडे में तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये मेरा किसके इक्वल होता है, 1 फैराडे के 6.023 अभी हमने किया था इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0.3 फैराडे। ठीक है, तो अब हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट पूछता, देखो अगर मुझे फैराडे में ही आंसर देना है तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकता हूं, चार्ज इन फैराडे which will be equal to number of moles into magnitude of charge। मतलब अगर मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट द चार्ज, तो मैं क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1 आए थे इंटू मैग्नीट्यूड कितना चार्ज का 3, तो मेरा क्या आ गया 0.3 फैराडे। अगर इसको कूलम में कन्वर्ट करना है तो बस मल्टीप्लाई बाय 96500, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0.3 इंटू 96500 कूलम, ये मेरा कूलम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है पीछे यूज ही करके बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो भी इसका आंसर होगा फैराडे में होगा, इसलिए हम फॉर्मूला मैं ज्यादातर अवॉइड करता हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कहीं तुम्हें दिख जाए या फिर इसको यूज कैसे करना है वो समझाने के लिए। ठीक है, बाकी तुमने जैसे हमने पहले पिछले में किया यूनिटरी मेथड से वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जिसके अंदर देखो सबसे पहले अगला टॉपिक पढ़ने से पहले दो टर्म समझना जरूरी है। वो क्या है, मोल परसेंटेज एंड मास परसेंटेज। देखो ये बात समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे टोटल मार्क्स 80 आए हैं आउट ऑफ 100, तो अगर बच्चे घर वाले तुम अपने बोलते तुम्हारी परसेंटेज क्या है, तुम क्या बताते हो कि मेरे 80 मार्क्स जितने तुमने स्कोर किए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, तो वो तुम्हारी क्या होती है परसेंटेज। सिमिलरली अगर हमें मास परसेंट या मोल परसेंट निकालनी है उसका भी सेम तरीका है, कुछ अलग से नहीं बना। परसेंटेज का मतलब वही होता है जो तुम पढ़ते हुए आ रहे हो। इसमें हमें क्या करना है, मान लो एक मेरा मिक्सचर है, उसमें मेरा ए है और बी है। ए के मान लो मेरे मोल्स है एन ए और मास कितना है एम ए, और बी के मेरे पास मोल्स है एन बी और मास कितना है एम बी। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर मुझे अब निकालने हैं मोल परसेंटेज ऑफ ए, मतलब एन ए मोल परसेंटेज ऑफ ए, तो मेरा क्या होगा, देखो कितने मोल्स मेरे ए के डिवाइडेड बाय एन टोटल विच इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे पास इस मिक्सचर में दो ही चीजें हैं तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, और परसेंटेज है इस वजह से ये 100 हो जाएगा। तो मेरा मोल परसेंटेज क्या आ गया एन ए का, ये ऐसे ही अगर मुझे एन बी का निकालना तो कुछ भी नहीं है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू 100। देखो यही अगर मैं तुम्हें बोलूं मुझे मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है या बी निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना, एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 100। यही अगर मुझे मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो क्या हो जाएगा एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 100। कुछ भी नहीं है, बस जो तुम बचपन से परसेंटेज निकालते हुए आ रहे हो अपने नंबर की, तो वैसे ही ये भी वही करना है। उसके बाद देखो ये चीज अब यूज कहाँ होनी है, देखो वहां पर मैं तुम्हें समझाता हूं। एक होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट में कुछ फर्क नहीं है। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो उसमें कुछ भी नहीं, बस समझ लो 100 से जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे फ्रैक्शन के परसेंटेज के लिए होता है, लेकिन अगर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाता है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ फर्क नहीं है, बस वो आउट ऑफ मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 होता है और मोल परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100।
ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन उसमें बहुत ही यूज होगा, तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे कार्बन का मास बताओ, एटॉमिक मास, तो तुम मुझे क्या बोलते हो? 12। ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ क्लोरीन का मास बताओ, तो तुम क्या बोलते हो? 35.5 बोलते हो। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ ऑक्सीजन का बताओ, तो तुम मुझे क्या बोल देते हो? सर 16 है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक बात तो पता ही है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कार्बन 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14 होता है। और मैंने तुम्हें बताया ही था कि जो मास नंबर होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एटॉमिक मास के इक्वल होती है। तो अगर मान लो मैंने हाथ में थोड़ा सा कार्बन लिया है, ठीक है, मेरे पास एक सैंपल है कार्बन का, तो उसमें क्या होगा? अगर मैं तुम्हें उसमें मास पूछूं तो तुम क्या बोलते हो? 12। लेकिन तुम्हें ये पता है आइसोटॉप्स उसके 3 होते हैं, 3 होते हैं आइसोटॉप्स। तो हम कौन सा ले रहे हैं? 13 वाला ले रहे हैं, 14 वाला ले रहे हैं, 12 वाला ले रहे हैं। 12 के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर क्या आ रहा है कि हमने कार्बन 12 लिया। इसका मतलब क्या हो गया? हमने कार्बन 13 और कार्बन जो 14 है उसको तो इग्नोर कर दिया। सही बात है, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? इनकी भी एग्जिस्टेंस है। माना कि इसकी जो परसेंटेज है वो है 98.9%, इसकी जो है वो अराउंड 1.1% होती है, और इसकी होती है 0.0001%, मतलब बहुत ही कम होता है ये वाला, तो कार्बन 14 वाला। इसमें देख लो, क्लोरीन के केस में देख लो, जो क्लोरीन 35 होता है उसकी अराउंड 75% होती है, और जो 37 होता है उसके अराउंड 25% होती है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं क्लोरीन ले रहा हूं उसमें मेरे पास ये वाला आइसोटोप भी होगा और ये वाला आइसोटोप भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो मास निकालते हैं हम, एटॉमिक मास, वो क्या होता है? एवरेज होता है, एवरेज ऑफ ऑल आइसोटोप्स। मतलब जो भी हम मासेस पढ़ते हैं सारे, वो क्या होते हैं? जो आइसोटोप्स है उनका हम सबका एवरेज मास निकालते हैं। और एवरेज भी वो नहीं A+B+C/3, उसका मतलब तो क्या हो गया? हमने सबको बराबर मान लिया। लेकिन ये भी तो देखो ना, यहाँ पर ये 75% है, ये 25% है। इसका मतलब क्या हो गया? इसके चांसेस ज्यादा है हमारे पास सैंपल में, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस 75% है। तो इसी चीज का यूज करके देखो एक फॉर्मूला बनाएंगे हम। किसका बनाएंगे? एवरेज मोलर मास का। तो हेडिंग डालो, एवरेज मोलर मास। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। देखो पहले हम जनरलाइज करते हैं। मान लो एक मेरा कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या हमारा Z, मास नंबर क्या है 1। तो मान लो इसके ये 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जनरलाइज किया हमने और कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? Z, और ये मान लो ये A1 है और Z ये A2 है। ठीक है, और हमें पता है जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है? उसके मोलर मास के बराबर। मैंने तुम्हें बताया था। तो मैं इसको इक्विवेलेंट 2 लिख सकता हूं कि मास नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें यूज करनी है। तो मैं दोनों को इक्विवेलेंट मान सकता हूं, है नहीं, मान सकता हूं, क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होती है। तो अगर मैं बोलूं इसकी एग्जिस्टेंस है जो वो है A और इसकी है B, ये क्या हो गई मेरी? परसेंटेज एबंडेंस, या मैं इसको मोल परसेंट भी बोल सकता हूं, कि मेरा जो ये वाला आइसोटोप है उसकी परसेंटेज एबंडेंस या मोल परसेंट जो हमने लिया है, मोल परसेंट उसमें उसकी A है और इसकी है B। तो अगर मुझे अब निकालना है कि मेरे पास कितना सैंपल है, तो कैसे होता है? देखो N क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मुझे मोलर मास, गिवन मास निकालना है तो N इंटू मोलर मास करते हैं। तो यहाँ पर N हमारा क्या है? एक तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, बस ये परसेंटेज है उसकी। तो क्या बन जाएगा मेरा? A इंटू M1, ये क्या बन जाएगा मेरा? B इंटू M2। ठीक है, देखो अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मान लो मेरे पास एक सिंगल है, एक सिंगल चीज है, तो उसका क्या होता है? N क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हम प्योर की बात करते हैं तो मेरा जो गिवन मास होता है या मेरा जो मोलर मास होता है
मोलर मास वो किसके इक्वल हो जाता है, गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये अगर मैं प्योर की बात कर रहा हूं। अगर मैं मिक्सचर की बात कर रहा हूं तो मेरा जो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। देखो तो अब मास ऑफ ऑल कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा, ए m1 प्लस बी m2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, ए बाई बी, ए प्लस बी। तो मेरा एवरेज मोलर मास का मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, हर बहुत जगह ये यूज होगा। अभी हम इसके एग्जांपल करेंगे, तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता चल ही जाएगी। ठीक है, तो देखो अब हमें आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इफ इट हैज टू आइसोटोप्स with percentage abundance 75% and 25% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एवरेज मोलर मास निकालना है क्लोरीन का। देखो तो मेरे पास एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या आया था मेरा, m1a1 प्लस m2b, या A1 हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा फॉर्मूला आया था। तो मेरा देखो m1 क्या है मेरा, देखो m1 क्या होगा मेरा 35 इंटू ये कितना होगा 35, 75 प्लस वो क्या 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा a प्लस बी, ए कितना मेरा 75 प्लस 25। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा अराउंड 35.5। इसको सोल्व करके देख लेना, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 35.5। तो मेरा एवरेज मोलर मास क्या आ जाता है 35.5 AMU बोल सकते हैं अगर हम एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या पता चला, देखो 35.5 आ रहा था, इसका मतलब क्या है, अगर हमें किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट का हमें मास क्या मिलता है फ्रैक्शनल में, इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या है आइसोटोप्स उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो जो आइसोटोप्स है उनका मास का हमने एवरेज ले रखा है, इसलिए हम उसका एवरेज मोलर मास या मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं। अब एक बात सुनो, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, बोरोन एग्जिस्ट in nature in two isotopes the average molar mass was found out to be 10.8 AME. Calculate the percentage abundance of both isotopes.
देखो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहले तो देखो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m1a1 प्लस m2a2 बोल लो या b बोल लो, वेरिएबल ही है, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब होगा क्या हमारा यहाँ पर m1 क्या होगा हमारा 10 इंटू a1 अब हमें नहीं पता, हमें निकालना है परसेंटेज एबंडेंस। एक बात बताओ, टोटल परसेंटेज हमारी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है। तो हम उसी चीज का फायदा उठाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, लेट परसेंटेज एबंडेंस इज x मान लेंगे। तो मेरा 11 बी आइसोटोप की परसेंटेज कंपोजिशन क्या आ जाएगी, 100 माइनस x। इसी बात का हम फायदा उठाएंगे, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज 100 ही हो सकती है। तो मेरा क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन a1 प्लस a2 कितना आ जाएगा हमारे पास, वो तो 100 ही आएगा, मतलब x प्लस 100 माइनस एक्स। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो 10x प्लस 1100 माइनस 11x विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 10.8। ये मेरा क्या हो जाएगा 100, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1080 विच विल बी इक्वल टू हमारे क्या बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1100। तो अब ये मेरा क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर, x मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 20। इसका मतलब क्या होगा, मेरी परसेंटेज की कितनी आ गई 20%, और बोरोन 11 की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी आ गई मेरी 80%। तो ये मेरे क्या आ गए आंसर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, वो जो तुम बचपन में परसेंटेज निकालते थे उसी का यूज होता है, बस ये केमिस्ट्री में हम कर रहे हैं, कुछ ऐसा डरने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे, देखो अब देखो एक बात सुनो, अगर मैं कोई बात कर रहा हूं गैस की, ठीक है, एक सेकेंड, अगर मैं बात कर रहा हूं गैस की, तो गैस में देखो, अगर मैं तुम्हें नॉर्मली गैस क्या हो गया, सबसे पहली बात, अगर मैं एयर की बात कर रहा हूं, एयर की इंपॉर्टेंट बात लिख लो, ये क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ गैसेस। मतलब क्या होमोजीनियस का मैंने बताया था, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब अगर मैं एयर अपने रूम में ही उठाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर खाली ऑक्सीजन ऑक्सीजन भरी होगी, इसमें सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन, N2, CO2, SO2, NO2। मतलब जो एयर है वो इन सबका होमोजीनियस मिक्सचर है। ये नहीं है कि अगर मैं अभी यहां से उठा रहा हूँ, O2 मेरे वाले में ज्यादा है, दूसरे रूम में जाऊंगा तो वहां पर मुझे CO2 ज्यादा मिल रही है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल जगह पर देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये एक होमोजीनियस मिक्सचर की तरह ट्रीट होती है जो है हमारी एयर। तो अगर अब हमें इसके अंदर निकालना हो कि इनकी एवरेज मोलर मास क्या है, क्योंकि हम क्या एयर को तो एक वन सब्सटेंस मान के चलते, मतलब वन कंपोनेंट। अगर हमें एयर को वन कंपोनेंट की तरह ट्रीट करना है तो हमें उसका एवरेज मोलर मास से ही बात करनी होगी। तो इसका एवरेज मोलर मास कैसे होगा, जैसे भी पीछे था, कुछ फर्क नहीं है। तो एवरेज मोलर मास इन अ मिक्सचर अगर बात करना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास की अगर हम बात करें तो इसका हमारा क्या हो जाता है M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। जितने जितने मिक्सचर्स होंगे तो बस उनको ऐड करते जाओ। जितने भी है 1 2 3 4 जितने भी है सबको ऐड करते जाओ, और ये हमारा क्या आ जाएगा एवरेज मोलर मास। अब मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर if it contains
80% N2 एंड 20% O2। तो मुझे क्या करना होगा, मैंने एज्यूम कर रखा है कि अगर एयर में ये दोनों चीजें है, ये नहीं है कि बस ये दो चीजें होती है, इनका मेजर अमाउंट होता है लेकिन और भी गैसेस होती है। तो मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 80 इंटू N2 मेरा क्या हो जाएगा इसका 28 प्लस 20 इंटू O2 का कितना हो जाता है 32 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 80 प्लस 20 इसको सोल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज मोलर मास गैस के लिए। ठीक है, तो अब हम एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, देखो क्या आएगा। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलर मास of a mixture containing O2 and SO2 in 2:1 मोलर रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है मिक्सचर का, जिसमें हमारा क्या गिवन है कि O2 और SO2 2:1 मोलर रेशियो में प्रेजेंट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है, तो M एवरेज मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो कुछ भी नहीं है, देखो M1 मेरा क्या होगा, O2 का क्या होता है मेरे पास 32, N1 क्या हो जाएगा मेरा 2 प्लस ये क्या है मेरे पास 64 होता है इसका, ये क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 64 प्लस 64 बाय 3 विच विल बी इक्वल टू 8 128 बाय 3। ये मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज मोलर मास मिक्सचर का। अब एक बात सुनो, तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि ये तो रेशियो 2:1 दे रखा था, तो सर ने डायरेक्ट 2 और 1 ले लिया। देखो कुछ फर्क नहीं है, देखो अगर मैं इसको ऐसे भी करता हूं, रेशियो में क्या करते हैं 2x और 1x, तो क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा 64 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस x, तो ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा 128x अपॉन 3x, तो x से x कट जाएगा, आंसर अभी भी वही रहेगा। इसलिए हम जो मोलर रेशियो दे रखे होते हैं वही डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, क्योंकि जो x है मेरा ऊपर नीचे दोनों तरफ से कट ही जाना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रेशियो ही दे रखी है उन दोनों की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद अब ट्राई करो, अगर मैं बोलूं कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग O2 एंड SO2 इन 2:1 मास रेशियो। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ, हल्का सा ट्विस्ट, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करना क्या है इसके अंदर, जब भी मास रेशियो दे रखा हो तो उसको हम क्या कन्वर्ट कर देंगे मोल रेशियो में। तो वो कैसे कर सकते हैं, मास रेशियो मुझे क्या दे रखा है 2:1, तो एक बात बताओ, अगर मुझे ये मास रेशियो दे रखा है, तो अगर मुझे इसको मोल रेशियो में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे हो सकता है, इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। तो मोलर मास मेरा क्या होता है O2 का 32:1/64, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या आ गया 4:1। बस अब क्या करना है, इसको एवरेज मोलर मास में पुट कर दो, तो मेरा वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 32 प्लस 1 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, तो मेरा क्या बन जाएगा 4 to the 8 4 to the 12 प्लस 64/5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसको ऐड कर लेना और तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हमें देखो क्या करना है, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिख लो। देखो
कैलकुलेट द molar composition of a mixture containing NO and NO2 whose molar mass is 38। देखो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं, हमें क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा है डायरेक्ट। तो मेरा एम एवरेज, देखो मोलर मास हमें क्या दे रखा है इस मिक्सचर का, तो मिक्सचर का दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें वो मोलर मास जो ये वैल्यू है वो एम एवरेज की है, विच विल बी इक्वल टू M1N1 प्लस M2N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। और देखो एम एवरेज क्या है मेरा 38, M1 क्या होगा मेरा NO का, NO क्या होता है मेरा 14 और 16, कितना हो गया 14 और 16 30 इंटू देखो N1। अब हमें मोलर कंपोजिशन मिक्सचर का निकालना है, कुछ भी नहीं, जैसे पहले किया था हमने, हम एक को क्या मान लेंगे X और NO2 को क्या मान लेंगे 100 माइनस X। ये क्या दे रखी है हमें, मोल परसेंट मान लिया हमने, ठीक है, मोल परसेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा 30 इंटू एक्स प्लस अभी NO2 का मेरा क्या आ जाएगा 32 और 14, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 46। तो ये 46 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन N1 प्लस N2, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 100। तो ये मेरा क्या बन गया 38 100 इज इक्वल टू 30x प्लस 4600 माइनस 46x। इसमें क्या करूंगा मैं 3800 माइनस 4600 विच विल बी माइनस 16x। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1200 इज इक्वल टू 16x। यही बनेगा 46 में से 38 गए, सॉरी 800, ठीक है। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 800 बाई 16। तो ये मेरा कितना बन गया अराउंड, मेरा क्या आ गया 50। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास NO रेशियो NO2 मुझे क्या दे रखा है 50% दे रखा है, या हम 50-50 को क्या बोल सकते हैं 1:1, क्योंकि हमें क्या निकालनी है मोलर कंपोजिशन पूछी हुई है, तो तुम रेशियो भी बता सकते हो, या तुम इसको और क्या बोल सकते हो और 50% ईच, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। और परसेंटेज मोलर कंपोजिशन